ऑनलाइन टेस्टिंग के ऊपर, उसके साथ साथ में मोटर का थोड़ा ऑफलाइन टेस्टिंग जो कि लीप टेस्ट वगैरह है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? कोई कंफर्म करेगा? यस सर, यस सर, विजिबल सर। थैंक यू। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एज अ सीबीएम डिपार्टमेंट हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग एक एक डिटेल स्लाइड्स में जाएंगे। पहले एक ओवरव्यू थोड़ा दे देते हैं कि हम लोग करते क्या हैं। पहले फॉर एचटी एंड एलटी मोटर्स में हम लोग क्या सीबीएम एक्टिविटीज या फिर टेस्टिंग एक्टिविटीज करते हैं, इसको हम लोग समझने के लिए हम फेलियर मोड्स के हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड किए हैं 3 हिस्सों में। पहला एक है हमारा बियरिंग फेलियर या फिर मैकेनिकल जो फेलियर्स होता है, उसके लिए हम लोग करते हैं सुपर ऑर्डिनेट इंस्पेक्शन, जिसको एसओआई भी बोलते हैं। बहुत लोग आप लोग सुने होंगे। तो एसओआई में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एसओआई में हम लोगों का वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम एनालिसिस होता है, एकॉस्टिक नॉइज का स्पेक्ट्रम एनालिसिस होता है, फिर उसका थर्मोग्राफी इंस्पेक्शन होता है। उसके साथ साथ में हम लोग जो फिजिकल मोटर के ऊपर में लेवल 1 सेंसर लगा हुआ है, उस लेवल 1 सेंसर का हम लोग जो फिजिकल डेटा लिए उसके साथ में कंपैरिजन भी करते हैं। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस को हम लोग सुपर ऑर्डिनेट इंस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा दूसरा फेलियर मोड आ जाता है जो कि है स्टेटर इंसुलेशन फेलियर। स्टेटर इंसुलेशन फेलियर के को टैकल करने के लिए हम लोग जनरल मेंटेनेंस के टाइम में टेस्टिंग तो करते ही हैं, उसके अलावा एडवांस लेवल पे हम लोग लीप प्लस प्लस टेस्टिंग करते हैं। लीप प्लस प्लस टेस्टिंग में हम लोगों का पार्शियल डिस्चार्ज, टैन डेल्टा, स्टेप वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, पीडीसीए, वोल्टेज इंड्यूस्ड ओपन स्टेटस थर्मोग्राफी, फिर एंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह होता है। इसका कुछ केस स्टडीज भी आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे। एंड थर्ड एंड लास्ट है रोटर बार का ब्रेकेज। रोटर बार का ब्रेकेज को टैकल करने के लिए हम लोग करते हैं मोटर करंट सिग्नेचर एनालिसिस। मोटर करंट सिग्नेचर एनालिसिस में हम लोग रोटर बार का हेल्थ को डिटेक्ट करते हैं, रोटर बार में कहीं पे कुछ ब्रेकेज है कि नहीं है उसको डिटेक्ट करते हैं। ये हमारा प्राइमरीली 3 फेलियर मोड के हिसाब से हम लोग उसका टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो 3 आपका वर्क है। इसके ऊपर अगर हम लोग डिटेल स्लाइड में जाएंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग एसओआई से, वाइब्रेशन एक्वास्टिक नॉइज एंड थर्मोग्राफी का। तो हम लोग वाइब्रेशन क्या है बेसिक लेवल पे अगर समझने जाएंगे तो एक पीरियड मतलब एक रेस्ट पोजीशन में कुछ पीरियडिक मोशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन है। मतलब मेरा मोटर है जो कि एक बेस के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वो बेस के ऊपर बैठने के बाद वो पीरियडिक मोशन में है, उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। किसमें मेजर कर रहे हैं? मिलीमीटर पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं। 1 सेकंड में कितना मिलीमीटर वो अपना पर्टिकुलर रेस्ट पोजीशन से डिविएशन कर रहा है। सेम गोज फॉर नॉइज। नॉइज को हम लोग मेजर कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट। नॉइज हाई फ्रीक्वेंसी में अप टू 30 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिफेक्ट को पकड़ रहे हैं। थर्मोग्राफी में भी सेम है। एबनॉर्मल कुछ टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है, कहाँ से राइज हो सकता है? बियरिंग से हो सकता है, टर्मिनल बॉक्स से हो सकता है, मोटर का बॉडी से हो सकता है। ये सबको हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हम लोग जनरली कौन सा फॉल्ट को पकड़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में हम लोग स्टेटर रोटर का इसेंट्रिसिटी, रोटर थर्मली बो हो जा रहा है कि नहीं है, रोटर बार में कुछ क्रैक है कि नहीं है, लूज रोटर ऑन शाफ्ट है कि नहीं है, स्टेटर स्लॉट में लूजनेस कुछ है कि नहीं है, ये सब चेक कर रहे हैं। मेनली वाइब्रेशन एनालिसिस जो हमको आउटकम देता है वो मैकेनिकल आउटकम मेनली देता है। वो क्या है
अनबैलेंस, मिसअलाइनमेंट, बियरिंग फॉल्ट, बेंड शाफ्ट, सॉफ्ट फुट वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग इससे डिटेक्ट कर रहे हैं। ये आपके राइट कॉर्नर में जो अभी आया, ये एक आईएसओ स्टैंडर्ड है, वाइब्रेशन लिमिट्स का एक आईएसओ स्टैंडर्ड है, जिसमें आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 दिख रहा है। तो ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 क्या है? क्लास 1 को बोला जा रहा है कि स्मॉल मशीन्स, लेस देन 15 किलोवाट मशीन्स को हम लोग स्मॉल मशीन्स बोलते हैं। वो मशीन्स के साइज के ऊपर और फाउंडेशन के ऊपर निर्भर करके वाइब्रेशन का लिमिट्स निर्धारण होता है। वाइब्रेशन का लिमिट हम लोग क्या सेट करेंगे, कितना तक हम अलाउेबल रख सकते हैं, वो सेट होता है उसका क्लासिफिकेशन से। तो स्मॉल मशीन का जैसे लेस देन 15 किलोवाट है, उसके हिसाब से वाइब्रेशन का लिमिट सीधा सेट हुआ है। फिर क्लास 2 है मीडियम मशीन्स, अप टू 75 किलोवाट को हम लोग मीडियम मशीन्स बोलते हैं। और ग्रेटर देन 75 किलोवाट है तो वो क्लास 3 मशीन्स हो गया। और क्लास 3 मशीन और क्लास 4 मशीन में देखिए, दोनों ही ग्रेटर देन 75 किलोवाट मशीन है, लेकिन एक का है रिजिड फाउंडेशन और एक का है लार्ज सॉफ्ट फाउंडेशन। अभी रिजिड फाउंडेशन किसको बोलेंगे, सॉफ्ट फाउंडेशन किसको बोलेंगे? जैसे रिजिड फाउंडेशन हो गया आपका, मान लीजिए कोई एक कंक्रीट बेस के ऊपर में मोटर बैठा हो गया, तो वो हो गया आपका रिजिड फाउंडेशन। लेकिन मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग अरेंजमेंट के ऊपर वो बैठा हुआ है, तो वो आपका सॉफ्ट फाउंडेशन हो गया, या फ्लेक्सिबल फाउंडेशन भी बोल सकते हैं आप उसको। तो उसके हिसाब से फिर वाइब्रेशन का लिमिट चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये क्लास 3 का हम लोग लार्ज रिजिड फाउंडेशन में जाएंगे, इसमें देखिए 7.1 mm पर सेकेंड में हम लोग अलार्म सेट कर सकते हैं, एंड 11.2 पे हम लोग ट्रिपिंग सेट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर अगर आपका फ्लेक्सिबल बेस का फाउंडेशन हो गया है, तो उसमें हम लोग 11.2 पे अलार्म सेट करेंगे, लेकिन 18 पे हम लोग जाके ट्रिप सेट करेंगे। तो ये हमको अलार्म ट्रिपिंग जो हम लोग सेट भी करते हैं, उसका भी एक गुड आइडिया देता है। ये हो गया हमारा आपका आईएसओ स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन आईएसओ स्टैंडर्ड के अलावा भी कुछ कुछ चीजें होता है वाइब्रेशन में, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक केस स्टडी से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन जैसे बोले अब एक पीरियोडिक मोशंस को वो ट्रैक कर रहा है, तो अभी क्या है, हम लोग उसका एफएफटी स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं। एफएफटी स्पेक्ट्रम क्या है? एफएफटी स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका टाइप। सर थोड़ा स्क्रीन जूम कर दीजिए सर। इसका पहला वाला स्लाइड थोड़ा दिखाइए। पहले वाला स्लाइड में आपको कुछ क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है, बोलिए। सर इसमें जो है स्टार्टर एक्सेंट्रिसिटी और रोटर एक्सेंट्रिसिटी, ये क्या होता है सर? हाँ अच्छा, ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ इसको, एक हम लोग स्टेटर इसेंट्रिसिटी एंड डायनामिक इसेंट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्या है ये चीज? मान लीजिए पर्टिकुलरली आपका एक जो रोटर है हाउसिंग के ऊपर, स्टेटर हाउसिंग के ऊपर बैठा हुआ है। अभी स्टेटर हाउसिंग में पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे उसका मतलब वो घूम रहा है ना, तो घूमते घूमते उसका हाउसिंग को इरोड कर दिया है, तो खुआ गया है। तो वो पर्टिकुलर जगह पे जितना बार रोटर घूमेगा, वो पर्टिकुलर जगह पे वो वॉबल करेगा, वो आपका हो गया स्टैटिक इसेंट्रिसिटी। अगर मान लीजिए वो पूरा ही हाउसिंग, बहुत सारा एरिया आपका खुआ चुका है, तो पूरा रोटर ही वॉबल करेगा उसके अंदर में। अगर मैं एक ड्राइंग बोर्ड ये बना सकता तो इधर आपको बेटर समझा पाता। मतलब आप अगर मान लेंगे आपका एक स्टेटर हाउसिंग के ऊपर एक रोटर बैठा हुआ है, तो रोटर अगर वो हाउसिंग लूज हो गया है, तो हाउसिंग अगर लूज हो गया होगा, तो वो रोटर का जो शाफ्ट है वो वॉबल करेगा ना उसके अंदर में। वॉबल करेगा तो क्या होगा, वॉबल करेगा तो आपका अंदर में जो स्टेटर और रोटर का बीच में जो एयर गैप था, वो एयर गैप अनइवन हो जाएगा। वो अगर अनइवन हो जाएगा, तो वो जो आपका फ्लक्स कट कर रहा था, वो फ्लक्स यूनिफॉर्मली कट नहीं कर पाएगा। उससे क्या हुआ, उससे आपका जो टॉर्क जो जनरेट कर रहा था मोटर, वो टॉर्क जनरेशन में भी वो इम्पैक्ट करेगा। और इससे और क्या हो सकता है, इससे और वर्सन होके ये क्या हो सकता है, अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, स्टेटर और रोटर के बीच में रबिंग हो सकता है, और रबिंग होके वो मोटर फेलियर हो सकता है।
तो इसका ये सिवियरिटी पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं क्लियर कर सर, पाऊँ? नेक्स्ट स्लाइड में जाए। सर और एक बार जो सर थर्मल रोटर बो वो वाला क्या है सर? थर्मल रोटर वो क्या है? जब मान लीजिए कुछ ऑपरेशन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जनरेटर का मान लीजिए टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन अभी स्टीम को ये कर रहा है, स्टीम से चल रहा है टरबाइन। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए फटाक से आप बंद कर देंगे ना, अगर जनरेटर चलते चलते आप स्टीम टरबाइन को बंद कर देंगे, तो क्या होता है, जो स्टीम के कंडेंसेशन के वजह से वो बो हो जाता है, वो रोटर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो तुरंत ठंडा होने की कोशिश करता है और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो बो हो जाता है। तो इसीलिए उसमें एक टर्निंग गियर मोटर रहता है। ये जनरेटर बंद होने के बाद में भी वो टर्निंग गियर मोटर उसको धीरे धीरे घुमाता रहता है बीच बीच में, ठीक है, ताकि वो बो ना हो जाए। तो ये मोटर के केस में भी ये कभी कभार होता है। अगर मान लीजिए आपका रोटर शाफ्ट बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, या फिर जो ड्रिवन साइड से बहुत ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, तो वो बेंड हो सकता है, वो बो हो सकता है। वो एक उसका है, उसी को बोला जाता है शाफ्ट बोइंग। ये थर्मल इफेक्ट की वजह से मेनली होता है। सर वाइब्रेशन का लिमिट क्या होता है सर? हाँ, वाइब्रेशन का लिमिट देखिए, मैं राइट साइड में आईएसओ स्टैंडर्ड दे दिया हूँ वाइब्रेशन लिमिट्स के लिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। सर एक चीज खाली सर हम बोलना चाहेंगे, हम लोग क्योंकि इतना सारा इसमें इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ तो नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पीडीएफ जो है आप शेयर कर दीजिएगा ना, जैसे क्लास एंड होगा। मैं शेयर कर दूंगा, मैं कल को शेयर कर दूंगा, कुणाल आप लोगों को शेयर कर, ठीक है। इसी में सर जो मतलब इसी लिंक में चैट बॉक्स में दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, ठीक है, मैं इसका चैट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर व्हाट इज अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल? सॉरी, और एक बार पूछिए। सर व्हाट इज अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल? अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल, देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये मैग्नेटिक पुल क्या है उसके बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, जब मोटर आप चालू करेंगे ना, तो मोटर चालू करने से उसका ओवरहैंग, जो मोटर का ओवरहैंग सेक्शन आप देखे हैं क्या कभी? एक है आपका मोटर का स्टेटर कोर है, कोर से फिर स्लॉट एग्जिट पोजीशन से फिर वो ओवरहैंग सेक्शन में निकला हुआ है। वो ओवरहैंग सेक्शन फिर वापस उसको घूम के वापस स्लॉट में घुस रहा है। तो वो पर्टिकुलर ओवरहैंग सेक्शन के ऊपर जब मोटर चालू होता है, तो क्योंकि एक फ्लक्स जनरेट होता है पूरा मोटर कोर के ऊपर में, तो उधर एक मैग्नेटिक पुल आता है। और उसको होल्ड करने के लिए देखिए, जो पर्टिकुलर पोर्शन कोर के अंदर में है, वो तो कोर के अंदर वेज के द्वारा वो दबा हुआ है, वेज में वो सेटल्ड है। लेकिन जो ओवरहैंग सेक्शन है जो बाहर में है, वो किसी वेज के द्वारा उसको दबा नहीं जा गया, वो खाली एक दूसरे से जो ब्रेसिंग वायर है उससे बंधा हुआ है। तो वो एक बहुत ज्यादा पुल महसूस करता है जब जब मोटर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मतलब मैग्नेटिक पुल बोला जाता है उसको। वो स्टार्टिंग के टाइम में फील, वो ओवरहैंग सेक्शन उसको फील करता है। ठीक है, मैं इसी का ही वाइब्रेशन, नेक्स्ट स्लाइड भी मेरा वाइब्रेशन रिलेटेड ही है, जैसे अभी हम लोग डिस्कशन किए। हाँ हाँ सर, जो रबिंग होगा बेसिकली सर, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होगा क्या सर? ये जो रबिंग वाला पॉइंट आपने नहीं, क्यूरल केज में भी हो सकता है ना, जैसे मैं अभी डिस्कस किया, जो मान लीजिए आपका हाउसिंग लूजनेस बढ़ गया, आपका जिस हाउसिंग के ऊपर में बैठा हुआ है रोटर, मतलब बियरिंग बैठा हुआ है, उसका लूजनेस बढ़ गया। वो लूजनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टेटर और रोटर के बीच में गैप कम होता जाएगा आपका पर्टिकुलर किसी एक पोजीशन में। तो वो गैप कम होते होते अगर लूजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, स्टेटर और रोटर में रबिंग नहीं हो जाएगा। स्टेटर और रोटर के बीच में कितना गैप रहता है, कम गैप रहता है ना। तो अगर वो हाउस लूज हो गया, हाउसिंग, तो वो रब कर जाएगा अल्टीमेटली। हम लोग अगर उसको मतलब मॉनिटर करते हुए उसको सही टाइम पे इंस्पेक्शन नहीं किए, अगर सही टाइम में उसको हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं कराए, उसको फर्दर चलाते रहे, तो वो लूजनेस होते होते जाके एक टाइम में रबिंग हो जाएगा। रबिंग हो गया मतलब मोटर फेल हो गया आपका, वो तो स्टेटर का कोर को डैमेज कर देगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये जो आपका आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से तो हम लोग उस लिमिट को मानेंगे। इसके अलावा भी कुछ है,
जिसको हम लोग बोलते हैं बियरिंग का फॉल्ट। अभी बियरिंग फॉल्ट में कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे है बॉल पर। देखिए बियरिंग को पहले मैं बियरिंग को डिस्क्राइब कर देता हूँ, वो बेटर रहेगा। बियरिंग में आप लोग बियरिंग देखे ही जूम होंगे। कर दीजिए। हाँ, स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। देखिए बियरिंग का देखिए, एक हो गया आपका आउटर रेस, एक हो गया इनर रेस। दो रेस है, दो रेस के बीच में एक बॉल घूमता रहता है, बहुत सारे बॉल घूमते रहते हैं। तो हम लोग एक को बोलते हैं आउटर रेस, एक को बोलते हैं इनर रेस, और बॉल को होल्ड करके रखता है उसका केज और बॉल्स रहता है। ये चार एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। ये चार एलिमेंट को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग चार फ्रीक्वेंसी को उसका कैलकुलेट करते हैं। एक है बीपीएफओ, बियरिंग बॉल पास फ्रीक्वेंसी आउटर रेस। एक होता है बीपीएफआई, बॉल पास फ्रीक्वेंसी इनर रेस। एक होता है एफटीएफ, जो कि फंडामेंटल ट्रेन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो केज फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए। और एक है बीएसएफ, जो कि बॉल स्पिन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है उसको। मतलब बॉल में इटसेल्फ कुछ फॉल्ट हुआ तो वो फ्रीक्वेंसी आपको डेवलप करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये टाइम डोमेन में हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा था, हम लोग उसको थ्रू एफएफटी हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने से हमको कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज का पिक्स हमको दिखेगा। फिर हमारा काम होता है जो अवेलेबल जो बियरिंग डिटेल्स है, उस बियरिंग डिटेल्स के साथ में और आरपीएम के साथ में मैच करा के हम लोग इसका बीपीएफओ, बीपीएफआई, एफटीए, बीएसएफ, ये सब पॉइंट्स को डिटेक्ट करते हैं कि ये पॉइंट इसमें है कि नहीं, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कुछ पीक्स आ रहा है कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल देने का रीजन हमारा ये था कि इसमें देखिए वाइब्रेशन बहुत कम था, ये 1 mm का वाइब्रेशन नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए बियरिंग बॉल पर फ्रीक्वेंसी इनर रेस का फॉल्ट डिटेक्ट हो गया था, जो कि 55 हर्ट्ज पे हम लोगों को एकॉस्टिक नॉइज स्पेक्ट्रम में 55 हर्ट्ज पे देखिए पीक दिख रहा था। और वो पीक आपका 7x तक जा रहा था। ये देखिए, ये 1x हो गया, 2x, 3x, 4x, 5x, 7x, ठीक है, 6x, 7x तक उसका रिपीटेशन आ रहा था। तो मेरा एक आ गया बीपीएफआई आ गया। दूसरा आ गया था कि हायर फ्रीक्वेंसी में उसका बहुत ज्यादा पिक्स दिख रहा था, वो भी एक बियरिंग फेलियर का ही एक सिम्टम्स है। तो उस बेस पे हम लोग मोटर को रिप्लेस कराए। हालांकि इसका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका वाइब्रेशन उतना बड़ा नहीं था, वाइब्रेशन 1-1.5 mm ही आ रहा था। लेकिन इसका माइक ऑन है, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो इसका वाइब्रेशन उतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन इसका बियरिंग फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा था। उसके वजह से हम लोग डिसीजन लेके इसको रिप्लेस कराए। तो रिप्लेस कराने के बाद में हम लोग को जो आउटकम मिला, इसका देखिए आउटर बियरिंग जो केज है उसमें देखिए हीटिंग मार्क्स मिला। जो इनर केज में इसको फ्रिटिंग मार्क्स बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए बियरिंग के अंदर में कुछ मॉइस्चर कंटेमिनेशन घुस गया, उसके वजह से बियरिंग की इनर रेस में वो जंग आ गया था, उसके वजह से हम लोगों को वो नॉइज डिटेक्ट हो रहा था। देखिए जो इनर रेस का फॉल्ट वो डिटेक्ट कर रहा था, तो इनर रेस के फॉल्ट की वजह से ये डिटेक्ट हुआ, हमको इनर रेस में वही सेम फॉल्ट ऑब्जर्व हुआ था, ठीक है। फिर इसी का एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं एक जो लेफ्ट वाला दिखाया वो एक एचटी मोटर का था, जो राइट वाला दिखा रहा हूँ एक एलटी मोटर का है। इसमें सेम वे में इसका वाइब्रेशन थोड़ा बड़ा हुआ था, लेकिन क्रॉस नहीं किया था। 8.3 mm एक्सियल वाइब्रेशन आ रहा था। इसमें हम लोगों को आउटर रेस का फॉल्ट डिटेक्ट हुआ था। आउटर रेस का फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, वाइब्रेशन में भी डिटेक्ट हुआ और एकॉस्टिक नॉइज में भी डिटेक्ट हुआ। तो इसको हम लोग जब मोटर को रिप्लेस करा के खोले तो इसमें देखे कि बियरिंग का जो डस्ट सील रहता है वो सील पूरा डैमेज हो गया था, और उसके अंदर में पेलेट का जो आयरन डस्ट पार्टिकल्स है वो डस्ट अंदर जा चुका था। और वो डस्ट पार्टिकल जाने के बाद में क्या हुआ, वो रोलिंग एलिमेंट के साथ में रोल होके आउटर रेस में पूरा वो क्रैक और डेंट्स डेवलप कर लिया था। उसके वजह से हम लोग को आउटर रेस का फ्रीक्वेंसी मिल रहा था, ठीक है। इसके रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? मैं आगे बढ़ता हूँ फिर नेक्स्ट स्लाइड में।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज भी पूछना था, हम लोग तो सर खाली नॉर्मली वाइब्रेशन मेजर करते हैं, तो अगर वाइब्रेशन रेंज में है देन हम लोग कैसे पहुंचेंगे बियरिंग के पास कि बियरिंग में ये सब चीज प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ देखिए, अगर ये एक वैलिड क्वेश्चन है, जो ओनली डिपार्टमेंट चेक कर रहा है वो वाइब्रेशन ही चेक कर पाएगा, क्योंकि उनके पास में स्पेक्ट्रम एनालाइजर नहीं रहता है। तो इसके केस में हम आप लोगों को दो चीज देखना है, एक तो हो गया वाइब्रेशन, दूसरा उसका नॉइज को फील कीजिए। अगर नॉइज में आप लोगों को कुछ एबनॉर्मल नॉइज मिल रहा है ना, तो फिर आपके पास में जो एजेंसी है या फिर सेंट्रल टीम है, आप उनको बुला के उसका स्पेक्ट्रम एनालिसिस कराइए, ठीक है। क्योंकि फिर उसका स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना जरूरी है। वो नॉइज बियरिंग से अगर आ रहा है कहीं से, मतलब उसका कुछ रेस फॉल्ट डेवलप कर लिया होगा या फिर केज फॉल्ट डेवलप कर लिया होगा, वो चीज फिर आप सेंट्रल टीम या फिर जो एक्सटर्नल एजेंसी है तो उससे वेरीफाई करा लो। ऐसा कुछ ये है क्या, सेंट्रल एजेंसी कुछ मतलब साल में या फिर 6 महीना में बाय डिफॉल्ट इसका इंस्पेक्शन करते हैं, ऐसा कुछ तो